कैसे हैं आप लोग? आज हम क्लास 8 का 6 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हिस्ट्री का 6 चैप्टर। ये हमने इसका पार्ट 1 तो कर ही लिया था। चैप्टर का नेम क्या है? द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। कि लेजिस्लेचर कैसे काम करता है, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था और अब हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है कि नहीं मैम फर्स्ट पार्ट में ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये सारे क्वेश्चंस देखे थे कि कैसे कैसे क्या क्वेश्चन है। हमने ये अपना देखा था नया पार्लियामेंट की जो सिस्टम है वो कैसे कैसे क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे हमने 3 साइड्स की ये जो फिगर थी, ये हमने बताया था कि हमारा जो पार्लियामेंट है, न्यू पार्लियामेंट, वो कौन सी शेप का है। वो सॉफ्ट, हमारा सॉफ्ट ट्रायंगल का है। ठीक है, उसमें 30% हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती थी। तो ये हमने देखा था। हमने अशोक एम्बलम के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि हाँ, जो टीचर जी हैं यहाँ पे सिखा रही थी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को, है ना। अब देखो, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था कि हमारा ओल्ड पार्लियामेंट क्या है और अब उसको क्या बोलते हैं। अब हम उसे क्या बोल रहे थे, संविधान सभा, सॉरी संविधान सदन। ठीक। न्यू पार्लियामेंट का मैंने बताया था, विस्ता करके नाम था, सर्च किया था आप लोगों ने। ये देखो नया पार्लियामेंट की ये लोकसभा वाली बिल्डिंग है। ये देखो ये लोकसभा वाली बिल्डिंग है और ये हमारी राज्यसभा वाली अंदर वो है, चैम्बर है। ठीक। इसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख लिया था, इसके फंक्शंस देख लिए थे। ये सेंगोल की क्या इंपॉर्टेंस है और कौन से हमारे चोला पीरियड से ये चला आ रहा है, इसके बारे में भी हमने देखा था। हमने बहुत सारी लैंग्वेज देखी थी। इंडिया में भले एक ही लैंग्वेज बोली मतलब हमें लगता है कि एक ही लैंग्वेज है, लेकिन ऑलरेडी 12 लैंग्वेजेस में जो होता है वो ट्रांसलेशन होता है हमारा पार्लियामेंट में। और शेड्यूल लैंग्वेज में कितनी लैंग्वेज है हमारी, 22 लैंग्वेज है। ठीक। ये अब हमें यहाँ से पढ़ना था कि लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट क्या होते हैं। हमारा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन और पार्लियामेंट क्या है। तो यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होना था। अब बताओ लेजिस्लेटिव से आप लोगों को क्या लगता है, क्या होता है लेजिस्लेटिव? लेजिस्लेटिव मतलब होता है कानून बनाना, है ना। लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब होता है जैसे लेजिस्लेचर जो काम करता है, कौन काम करता है, ये लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, ठीक। ओके मेरी प्यारी बच्ची है, तो ये होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो होता है वो कैसे क्या करता है काम, ये बनाता है हमारे लॉ। क्या बनाता है? लॉ। आज हम थोड़ा खेलते खेलते पढ़ेंगे। ठीक। रोज बोरिंग तरीके से पढ़ते हैं ना, आज थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, ताकि आपको यही ना फील हो कि अरे हम पढ़ रहे थे या खेल रहे थे। ठीक। हम्म। चलो, तो लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होता है पार्लियामेंट के? तो लॉ बनाने का काम होता है। मैम हमें भी बनाना है कानून, हम भी बना सकते हैं कानून। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे ना, तो आप अपने जो कानून है वो क्या कर पाओगे, बना पाओगे, है ना। आप भी अगर लेजिस्लेचर में जाओगे, है ना, अगर आप में से भी कोई अपॉइंट होगा, कोई मिनिस्टर बनेगा, कोई, अभी तो आप सब छोटे छोटे बच्चे हो जो देश का भविष्य बनने वाले हैं, हो सकता है ना। देखते हैं कौन क्या बनेगा, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अभी अभी आप क्लास 8th में हो ना, देखते हैं कि क्लास 8th के बच्चे क्या क्या चाहते हैं। अपने एम्बिशन लिखना कमेंट सेक्शन में जाके, अपना एम्बिशन लिखना कि मैम हमारा ये एम्बिशन है। ठीक है, एम्बिशन। नहीं तो गोल, आसान भाषा में, गोल हमारा ये गोल है, ये बनना है हमें लाइफ में। और बड़े होते जाओगे तो हो सकता है आपके गोल कब चेंज हो जाए, कुछ नहीं पता। ठीक। अब ये देखो लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो उसका की फंक्शन क्या था, दैट द पार्लियामेंट नीड्स टू फुलफिल। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे तो उनका मेन उनका ये था कि पार्लियामेंट के जो सारी रिक्वायरमेंट्स हो, जो फंक्शन हो, वो फुलफिल हो पाए। हम्म। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने मतलब इस तरीके से काम अपना मतलब फंक्शंस वगैरह मतलब उसने दिए थे कि पार्लियामेंट को क्या क्या करना चाहिए। पार्लियामेंट का क्या-क्या काम है हमारा? पार्लियामेंट का क्या-क्या काम है? कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है उसका, मतलब लॉ बनाने से रिलेटेड फंक्शन है ना? नहीं सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन में यहाँ पे लॉ बनाने से नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग उनका क्या फंक्शन है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उन्हें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं है, उस तरह की चीजें होंगी। इसके बाद है लॉ मेकिंग से रिलेटेड। लॉ मेकिंग मतलब होगा आपका कानून बनाने से रिलेटेड। एक होगा एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं बेटा? जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये कुछ अलग ही चला जा रहा है पेन। ठीक। मिनिस्टर जो होते हैं वो हमारे अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर के प्रति, ये मैं अभी आपको बताऊंगी, ये मैंने शायद आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में। और एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, कि हाँ पैसों से रिलेटेड क्या क्या काम है। ठीक। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन क्या था। फ्रॉम योर प्रीवियस लेसन अगर हम देखें तो, ऑन द थीम ऑफ डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस नेम अ फ्यू कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। कि कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंक्शन है वो आपको बताने हैं हमारे पार्लियामेंट के। डिड यू लिस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट? क्या आपको पता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होते हैं या आपके वाइस प्रेसिडेंट कैसे होते हैं? और व्हाट अबाउट द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? के अमेंडमेंट क्या होता है? ठीक है, ये आपके पिछले वाले चैप्टर में था। ठीक।
तो दीज आर द वाइटल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। देयर आर अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं जो हमें देखना है और हायर हम ग्रेड्स में देखेंगे। अब देखो, पार्लियामेंट इज डायरेक्टली इंटरेस्टेड विद अपहोल्डिंग द कोर वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। की जो पार्लियामेंट है उसमें क्या दिया है बेटा, पार्लियामेंट जो है उसमें वो अपहोल्ड करता है द कोर वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बताता है? कोर वैल्यू बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें वो इंक्लूडिंग है एनेबलिंग द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है वो बताता है। ठीक, कैसे बताता है? यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के थ्रू। पहले पार्लियामेंट में हमारी डेमोक्रेसी बनी हुई है। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा चुनी गई जो सरकार बैठती है वो। अब लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार कैसे आती है? तो वो आती है हमारी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू। और इसका मीनिंग क्या होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये मैंने आपकी लास्ट वीडियो में बताया था। और दूसरी बात, मैंने इसके लिए अलग से चैप्टर भी पढ़ा रखा है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। तो कृपया करके आप बताएं, कोशिश करें। ठीक, उसके बाद है फॉलोइंग द सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कि इसमें हमारा पार्लियामेंट का और क्या काम होता है ये बताता है प्रॉपरली, कि ये सेपरेशन ऑफ पावर कैसे मेंटेन रखनी है इनको। तो सेपरेशन ऑफ पावर किस में है? हमारी लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और हमारे जुडिशरी में। अच्छा, आपको पता है कि हमारे गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं? है ना, हर किसी के क्या होते हैं हमारे बॉडी में बहुत सारा। अरे, हम्म, अरे अरे अरे, इरेज क्यों नहीं हो रही है? कभी कभी पेन भी नखरे करने लग जाता है ना। अब ये देखो, नॉर्मल क्या है, हमारे कितने ऑर्गन्स है गवर्नमेंट, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना, ऐसे हमारी गवर्नमेंट के भी 3 ऑर्गन्स है ना। हमारी बॉडी में तो हम बहुत सारे ऑर्गन्स पढ़ते हैं, हमारा हैंड है ऐसा है, हमारा लीवर ऐसा है, हमारे ये क्या बोलते हैं किडनी ऐसी 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 चीजें। यहाँ पे हमारे कैसे हमारे ऑर्गन्स है? एक है हमारा लेजिस्लेचर, है ना, एक है हमारा एग्जीक्यूटिव और एक है हमारी जुडिशरी। ठीक है, ऐसे। तो ये 3 बॉडी है। तो ये हमारा सेपरेशन ऑफ पावर कैसे क्या मेंटेन रहेगा, ये भी हमारे पार्लियामेंट का जो कोर वैल्यूज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उसके तहत है। थर्ड है हमारा एंश्योर द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म वाली बात कैसे है? फेडरलिज्म भी मैंने आपको बताया हुआ है कि देखो, एक होता है आपके सेंटर पे जब कोई गवर्नमेंट होती है ना, एक होती है आपकी स्टेट के लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, और एक होती है आपके लोकल के लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है। ठीक, इस तीनों का जो ये हमारी जो गवर्नमेंट का जो तीनों फीचर है, इसको हम क्या बोलते हैं? मतलब ये 3 लेवल पे हमारी गवर्नमेंट चल रही है, दिस इज कॉल्ड द फेडरलिज्म। क्या बोलते हैं इसको? फेडरलिज्म। अपहोल्ड द फंडामेंटल राइट्स। और इसके अलावा ये बताते हैं कि हाँ, हमें कैसे अपने फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करना है, कैसे हमें अपने डीपीएसपी को फॉलो करना है। अब देखो, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? जो सिटीजन्स को मिले होते हैं। जैसे मान लो हम अपने घर में बोलते हैं ना कि मम्मी मेरा तो हक बनता है ना, मैं 2 रोटी तो ज्यादा खा सकता हूँ ना, मम्मी मेरे को भी 2 रुपए दे दो, क्या मुझे 2 रुपए लेने का हक नहीं है? ऐसे बोलते हैं ना। मम मैम, 2 रुपए से आजकल क्या होता है? आजकल तो हम 10 रुपए मांगते हैं। मैं अपने जमाने की बात बता रही हूँ ना बेटा, तो हम तो 2 रुपए ही लेते थे। चलो आप बताना आप कितने लेते हो पापा से अपनी पॉकेट मनी डेली की। ठीक, तो अपहोल्ड द फंडामेंटल राइट्स एंड, तो यहाँ पे क्या है? फंडामेंटल राइट्स की बात है कि फंडामेंटल राइट, जैसे हमारे घर में हमारा हमारे पास घर में खाने का हक है, पीने का हक है, हाँ, स्कूल जाने का हमें हक है, हम हक से जा सकते हैं। इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने भी हमारे क्या दे रखा है? बहुत सारे हमें फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, जैसे कि हमारा फ्रीडम टू लीव है, फ्रीडम टू लाइफ है, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, अनटिल अनलेस वो इलीगल ना हो। इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारी फंडामेंटल राइट्स में दी गई हैं। ये आपने शायद पढ़ी भी होंगी, और आपको बताना है कि हमारे टोटल कितनी फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, टोटल बतानी है आपको, कितने हेड में है? बोलो तो बता दूं? मैम बता दो, मैम आप ही बता दो। हाँ, हम तो ऐसा है ना, आप तो पूछ लोगे क्वेश्चन, आप तो चले जाओगे, लेकिन हम तो सर्च नहीं करेंगे मैम। 6 है। ठीक, अब देखो, पहले ना जो ये थी, वैसे तो 6 तो बेटा नाम की है, मतलब नाम की इन द सेंस कि वो अलग अलग हेड में है, ऐसे 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, लेकिन उसके अंदर भी हमारी 3 4 है। इस 1 2 3 4, फिर एक के अंदर भी है हमारी, इसमें भी 1 2 है, फिर किसी में 3 है, किसी में ऐसे। तो ऐसे ऐसे करके है। ठीक, तो आप मोटा मोटा भी याद रखो, आप जब 11th में है शायद, आई थिंक कि हाँ 11th वाली बुक में है, जिसमें आपके डिटेल दे रखे हैं फंडामेंटल राइट, वहां पे तो आप प्रॉपर याद ही होना चाहिए। वैसे तो हर बच्चे को फंडामेंटल राइट्स याद होने चाहिए। अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए फंडामेंटल राइट्स के लिए अलग से चैप्टर बना दूंगी, क्योंकि अभी तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन हर सिटीजन को, आपके मम्मी पापा को भी
हर जो पर्सन है ना, उसको भी पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट क्या है। जैसे अगर आपको फंडामेंटल राइट पता ही नहीं होगा तो आप उसके लिए हक के लिए लड़ोगे कैसे? इसमें एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लो आपके घर में आपके पापा जो थे वो लेके आए थे, कुछ आपकी फेवरेट चीज लेके आए थे, वो पिज्जा लेके आए थे, ठीक। मान लो वो एक पूरा पिज्जा लेके आए। अब आप, या तो आप अगर लड़की हो तो आपका भाई, और आपका अगर आप लड़के हो तो आपकी बहन, या आप दो लड़के या दो लड़कियां, जो भी है आपके भाई बहन, ठीक। आपने क्या किया, पापा ने क्या किया, वो पूरा पिज्जा दे दिया। पापा ने बोला कि बेटा ये तुम दोनों के लिए है, तुम दोनों शेयर करके खा लेना, है ना। एक आया था पिज्जा, उसको बोला गया था कि बेटा दोनों शेयर करके खा लेना, मतलब मम्मी पापा को नहीं खाना था, लेकिन आप दोनों के लिए दे रखा था कि ये वाला हिस्सा एक बच्चा खा लेगा और ये वाला हिस्सा दूसरा बच्चा खा लेगा। लेकिन अब मान लो कि आपकी बहन या आपके भाई ने वो पूरा ही पिज्जा खा लिया, है ना, और आपको ये बात पता ही नहीं चले कि घर में पिज्जा आया था और भाई ने खा लिया, तो क्या आप उसके लिए लड़ पाओगे? क्या आप बोल पाओगे कि मेरा पिज्जा कहाँ है, मेरे को पिज्जा चाहिए? नहीं बोल पाओगे। बोल पाओगे क्या? नहीं ना। तो इसीलिए आप अपने हक की लड़ाई तभी लड़ पाओगे जैसे आपको पता चल जाए कि अरे मेरा पिज्जा आया था और ऐसा ऐसा कुछ। अगर पता ही ना चले कि पिज्जा आया था तब तो आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। तो ठीक वैसे ही बेटा, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो है अगर उनका हनन होगा, मतलब अगर कोई उसको वॉयलेट करेगा, तो आप उसके लिए कैसे बोल पाओगे, किसको बोल पाओगे, कब बोल पाओगे? जब आपको उसके बारे में पता होगा। और जरूरी थोड़ी ये फंडामेंटल राइट्स इसलिए थोड़ी बनाए गए हैं कि बच्चे पढ़ सके स्कूलों में, नहीं। ये फंडामेंटल राइट्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारे सिटीजन्स को मिल सके, जो हमारे यहाँ पे जो लोग हैं रहने वाले इंडिया में, उनको जो फंडामेंटल राइट, उनको जो मिल सके, जो राइट्स मिल सके, जो उनकी मूल अधिकार है, उनको जो मिल सके, ये उससे रिलेटेड है। इसीलिए हमारा फंडामेंटल राइट्स इज असेंशियल फॉर ऑल। आप समझ में आ गया? और फंडामेंटल राइट्स याद होने चाहिए। देखते हैं कि कौन सा बच्चा कितनी जल्दी करता है। अगर किसी बच्चे को सारे याद है, सारे कमेंट सेक्शन में टाइप करना। वो उससे आपको क्या होगा, आपकी रिमेम्बर जो कैपेसिटी है, रिमेम्बरिंग कैपेसिटी, मेमोरी जो है वो भी बहुत फास्ट होगी, है ना। और कौन बच्चा अपनी फास्ट करना चाहता है? सब करना चाहते हैं ना, तो सब लिखेंगे, ठीक। पहले एक बार देख के याद कर लो, उसके बाद लिखना, ठीक। अगर आपको चाहिए कि नहीं मैम आप अलग से पढ़ा दो, तो मैं अलग से पढ़ा भी दूंगी, लेकिन आपको पहले ही कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा कि मैम प्लीज फंडामेंटल राइट्स पढ़ा दीजिए। तो मैं इसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो ले आऊंगी, ठीक। इसके बाद क्या है, डीपीएसपी। डीपीएसपी भी क्या होता है बेटा, देखो फंडामेंटल राइट्स तो हमें मिले हुए हैं कुछ कुछ। डीपीएसपी क्या है, देखो कुछ कुछ राइट्स है ना, जैसे ना, अब जैसे एक एग्जांपल और देती हूँ। मान लो जैसे अभी बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता डीपीएसपी क्या है, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब बताती हूँ, देखो। अब हमारे क्या होता है ना, बहुत बड़े बड़े बच्चों को भी नहीं पता होगा इसका मीनिंग, वो ऐसे रट्टा मारते हैं इसको। मैं आसान भाषा में समझाती हूँ। क्या होता है बेटा इसमें, जैसे कि मान लो अब आपके पेरेंट्स हैं, वो क्या चाहते हैं, उन वो आपको बहुत सारी चीजें देना चाहते हैं। जैसे मान लो वो चाहेंगे कि हाँ हमारा बच्चा बहुत अच्छी एजुकेशन मिले, बहुत अच्छे से वो सेटल्ड हो, बहुत अच्छी नौकरी करे, बहुत सब कुछ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, हमेशा हर पेरेंट्स चाहेंगे कि उनके बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो, सेटल्ड हो, है ना। चाहते हैं ना। आपको पता है, अगर हो सकता है आपके माँ बाप आपको कभी डांटते भी हो, मारते भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पेरेंट्स जो है हमेशा आपके लिए बहुत अच्छा चाहेंगे। अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना कुछ चाहते हैं, तो वो आपको दे क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि देखो कुछ पेरेंट्स तो हैं कि हाँ दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि जितना वो चाहते हैं उतना नहीं दे पा रहे, उससे थोड़ा कम दे रहे हैं, ठीक। तो देखो जो दे रहे हैं वो दे पा रहे हैं, वो तो फंडामेंटल राइट्स है कि उन्होंने आपको दे दिया कि लो बेटा ये रख लो। जैसे कि अब वो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करते हैं, जैसे आपको खाना देते हैं, रोटी सब्जी देते हैं, आपको समय टाइम देते हैं अपना, ठीक है। और आपको जो बेसिक आपकी एजुकेशन है वो दे रहे हैं, तभी तो आप पढ़ रहे हो ना, ये चैनल पे देख रहे हो वीडियो, ये फोन भी दे रखा है चलाने के लिए ताकि आप एटलीस्ट पढ़ सको, ये चीजें कर सको, ठीक। लेकिन जो है हमारा ये वाला, अगर हम ये देखें क्या बोलते हैं डीपीएसपी, तो डीपीएसपी में क्या है, डीपीएसपी मतलब वो चीज है जो हमारी सरकार देना तो चाहती है, आपके पेरेंट्स देना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अभी क्या है, रिसोर्सेज की कमी है। मतलब उतने पैसे नहीं है देश के पास, या उतने पैसे नहीं है आपके पेरेंट्स के पास, तो वो अभी वो सब चीजें नहीं दे पा रहे, तो उसी को कहते हैं डीपीएसपी। तो इसीलिए अगर फंडामेंटल राइट्स ना मिले, जैसे आपको खाना ना मिले और पढ़ाई ना मिले, तब तो आप अपने मम्मी पापा से बोल सकते हो कि मुझे खाना नहीं मिला, मुझे पढ़ा। और खाने में ये नहीं कि पिज्जा मांगोगे तो मिलेगा, खाना मतलब खाना, रोटी सब्जी, ठीक है। तो इसलिए तो राइट्स तो चलो इस वे में है, लेकिन जो डीपीएसपी है, तो डीपीएसपी में क्या बोला मैंने, कि वो देना तो चाहते हैं कि हाँ उनको और एजुकेशन मिले, हो सकता है आपके पेरेंट्स चाहते हो आप फॉरेन पढ़ो, यहाँ पढ़ो वहाँ पढ़ो, या अपने इंडिया में बहुत अच्छे टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ो, लेकिन वो इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। ऐसे बेटा हमारे देश के पास भी बहुत सारे, मतलब वो बहुत कुछ देना चाहते हैं अपने सिटीजन को, लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो ये नहीं दे रखे। लेकिन फिर भी जैसे जैसे उनके पास रिसोर्सेज आते जाएंगे, वो चीजें आपको देते जाएंगे आपके पेरेंट्स, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जैसे जैसे सरकार
द्वारा को कुछ कुछ उनके जो डीपीएसपी में अगर उनके पास पैसे मतलब पैसे आ जाएंगे, तो धीरे धीरे करके क्या करेंगे, डीपीएसपी को क्या करेंगे, लागू करते जाएंगे, जिसको कुछ कुछ डीपीएसपी को तो फंडामेंटल राइट्स बना के लागू कर देंगे, या कुछ कुछ को लॉ बना के उसको लागू कर देंगे, मतलब दे देंगे आपको कि लो रख लो अब। इस तरीके की चीजें इसमें दी जाती है। तो दिस इज कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक, तो यही है, उसने बोला है कि बाय फ्रेमिंग द लॉज एंड पॉलिसीज जो है, ये सारे चीजें जो है वो दी जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक, अब देखो समझ में आया ना सारे बच्चों को? अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? लेकिन कमेंट में प्लीज अपना क्वेश्चन भी लिखना, नहीं तो ऐसे हम मैम के साथ क्विज खेल लेते हैं। मैम क्या था इसका आंसर, बच्चा यही नहीं पता मुझे मैंने पूछा क्या था। इतने सारे वीडियोस बनाती हूँ, मुझे पता और याद थोड़ी रहेगा बेटा कि मैंने क्या पूछा था, है ना? तो कृपया करके प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिख देना कि मैम ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, ठीक है? हाँ, अब चलो, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग नाम से पता चल रहा है कि उसका काम क्या है, हमारे पार्लियामेंट का लॉ बनाने का। अमंग द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जितनी उसकी थी ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज, उसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, लॉ बनाने की। मेन उनका मुद्दा ही क्या है, लॉ बनाना। सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड आउट एन इलेबोरेटेड एंड द रिगरस प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ना बेटा बहुत इलेबोरेट, बहुत अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है, ताकि ना मान लो अगर इतना आसान कर दिया होता तो कोई भी कानून आ जाता, मान लो कोई ऐसा कानून आ जाता कि सारे बच्चों को वीडियो गेम दे दी जाए, सारे बच्चों को रोज पिज्जा खिलाया जाए, सारे बच्चों को, तो इस तरह के भी कानून आ सकते थे। आप जैसे बच्चे होते तो यही कानून बनाते ना। सोचो, आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सा कानून बनाते, अगर आप लॉ मेकिंग में होते तो आप कौन सा कानून बनाते। आपका बस चलता तो आप बोलते पूरे साल की छुट्टी हो। इसीलिए इसलिए इजी प्रोसेस नहीं रखा गया, इसलिए कैसा प्रोसेस रखा गया, थोड़ा सा रिगरस प्रोसेस रखा गया लॉ मेकिंग के लिए। ठीक, थोड़ी सी मुश्किल, ताकि लॉ बनाने में क्या हो, मुश्किल हो। तो लॉ इज जनरली ब्रॉट इनटू द फोर्स थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एन एक्ट। कि लॉ जो आता है वो किसके थ्रू आता है बेटा, एक्ट बन जाता है। जब लॉ बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं। ठीक, अब देखो, अब एक्ट बनने से पहले कुछ और भी तो आएगा। जैसे एक्ट तो तब हो गया जब आपका लॉ जो है वो आपका पास हो गया, है ना? इससे पहले क्या होता है बेटा, इससे पहले होता है आपका बिल। क्या होता है, बिल। बिल मतलब एक ड्राफ्ट होता है ना? भी तो एक ड्राफ्ट है। जैसे हम अब जैसे स्कूल में जब प्रोजेक्ट फाइल मिलती है तो पहले मैम टीचर क्या करती है, आपको थोड़ा सा वो दिखा देती है, या तो पुरानी कोई प्रोजेक्ट फाइल दिखा देती हैं, या तो आप खुद ही मैम से पहले रफ रफ में पूछे थे मैम ऐसे ऐसे करना है, या मैम कोई काम करा रही होती है तो आप क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा रफ 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 नोट्स बना लेते हो, ये चीजें कर लेते हो। फिर बाद में आप चल के उसको फेयर करते हो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी क्या है, वो फेयर कब करते हो, जब आपको लगता है कि हाँ करना है या नहीं करना, जो भी है। हो सकता है रफ काम है, बिल्कुल ही कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, कुछ भी अलग से ऐसा नहीं है कि आपको नोट करना, तो नहीं करते। तो बिल में भी ऐसा ही होता है कि अब बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज लॉ। जो लॉ लेके आने वाले हो उसका एक रफ वर्जन है, ड्राफ्ट वर्जन है। क्या है, ड्राफ्ट वाला वर्जन है। ठीक, डेट नीड्स टू बी अप्रूव, जिसको अप्रूव करना है, किसके थ्रू अप्रूव करना है, पार्लियामेंट के थ्रू। बिफोर इट कैन इनेक्ट इनटू लॉ, जो लॉ बनने से पहले ये इनेक्ट कर दिया जाए। मतलब क्या है, मतलब ये जो है एक रफ वर्क है, रफ वर्क इन द सेंस एक ड्राफ्ट प्रपोजल है। जब ये बिल पास हो जाता है तो ये एक्ट बन जाता है। और अगर ये जो बनाया गया, अगर ये बिल पास नहीं हो पाता तो ये बिल बन के ही खत्म हो जाता है, वहीं से ये क्या हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है। तो इसलिए अ बिल विच इज अ ड्राफ्ट इज ऑफ अ प्रपोज लॉ, जो भी लॉ बनाना चाहते हो उसका एक ड्राफ्ट है, इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। जो कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, पार्लियामेंट में लेके आया जाता है, क्योंकि लॉ बनाने का काम कौन करता है, हमारा पार्लियामेंट करता है, इसीलिए। एंड गोज थ्रू अ लॉन्ग एंड द एफर्टफुल जर्नी, कि वो जो है वो एक लंबे प्रोसेस के थ्रू और लंबी जर्नी की तरह जाती है, बिफोर इट कम्स एन एक्ट, जब तक वो एक्ट नहीं बन जाता। गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ हाउ अ बिल बिकम्स एन एक्ट। अब हमें ये देखना है कि कैसे एक जो बिल है वो हमारा एक्ट बन जाता है। अल्टीमेटली अ लॉ इन द केस ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। हाँ, अब ये क्या था, जैसे इसने बताया था कि एक बहुत लंबी जर्नी देखी गई है ऑफ हाउ अ बिल, की एक बिल जो है वो कैसे एक्ट बनता है। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो एक लॉ जो है इन द केस ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन के लिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट की 2009 में हमारा एक एक्ट भी आया है कि जो छोटे बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं उनके पास हक है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्राप्त करने का। ठीक, एक्ट है हमारा 2009 का, और इसी आरटीई के तहत बहुत सारे बच्चों को आजकल पढ़ने का हक मिला है। सोचो, आप लोगों को तो पढ़ना बोरिंग लगता है ना, लेकिन बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए तरसते हैं। आप बहुत लकी हो कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो कभी भी पढ़ाई से पीछे नहीं भागना, वो आपकी नॉलेज के लिए पढ़ा रहे हैं। सोचो अगर आप ना पढ़ो तो आपको कुछ भी ना आए, आपको सब बड़े हो जाओगे तो फिर कोई भी आपसे छोटे मोटे काम करवाएगा, है ना? वैसे कोई भी काम बुरे नहीं होते, लेकिन बेटा वो है कि अब आप कुछ अच्छा करना चाहोगे, कुछ ज्यादा कमाना चाहोगे, तो हो सकता है आप ना कमा पाओ, है ना? बहुत सारी चीजें, अब आजकल तो इतना टाइम ऐसा डेवलप हो गया है कि बेटा पढ़ना बहुत जरूरी है ना? और लड़कियों को तो पढ़ना और भी ज्यादा जरूरी है।
ठीक, लड़कों को तो जरूरी है ही है, सबको जरूरी है, लेकिन लड़कियों को तो और ज्यादा। ठीक है, ये अब है मोस्ट पीपल कॉल मी आरटीई। अब देखो ये एक आपकी ये थोड़ी सी डेफिनेशन दे रखी है आरटीई के ऊपर, तो ये बताती हूँ। मोस्ट पीपल कॉल मी आरटीई, आई केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अगस्त 2009। ये आपको कौन बता रहा है? आरटीई अपने बारे में बता रहा है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, इसी को बोल रहे हैं आरटीई। तो आइडिया बिगिन ऑलमोस्ट अ सेंचुरी बिफोर। ठीक, सेंचुरी मैंने आपको बताया था कितने साल होते हैं सेंचुरी? सेंचुरी होते हैं हमारे 10 या 100। 100 साल। ठीक, 10 साल को क्या बोलते हैं ये आप बताओगे? 10 साल को क्या बोलते, अरे क्या हो गया ये? देखो, 10 साल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आप ये बताओगे। जैसे 100 को तो सेंचुरी बोलते हैं, 10 साल को क्या बोलते हैं आप बताओगे? ठीक, माई रूट्स लाई इन द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, के जो मेरे रूट्स थे, जो राइट ऑफ फ्री, देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि डीपीएसपी में वो चीजें जो आपके पेरेंट्स आपको देना चाहते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है इसलिए वो नहीं दे पा रहे। और क्या बोलते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स थे जो आपको दिए गए हैं, जो आप हक से क्लेम भी कर सकते हो। और अगर जिनको ना दिया जाए तो आप जुडिशरी के पास जा सकते हो कि ये हमें दिए नहीं जा रहे। जैसे हमारे घर में भी होता है ना, अगर आपको खाना नहीं मिले तो आप मम्मी को या पापा को बोलते हो नहीं मुझे खाना नहीं मिला, या आप रोते हो पीटते हो, जिद कर सकते हो उस चीज के ऊपर, खाने के ऊपर, यहाँ तक कि उसके ऊपर भी, पढ़ाई के ऊपर भी। लेकिन खाने में पिज्जा बर्गर नहीं, रोटी सब्जी। ठीक, अब देखो, माई रूट्स लाई इन द डीपीएसपी, तो ये बता रहा है कि आरटी, इसके अंदर लिखा हुआ था हमारे छोटे बच्चों को जो एजुकेशन देने की जो बात हुई थी, वो भी फ्री एजुकेशन। मतलब छोटे बच्चों को तो एजुकेशन देनी लेकिन फ्री एजुकेशन। ये किस में बात हो रखी थी? आपकी डीपीएसपी में बात हो रखी थी। किस में हो रखी थी? डीपीएसपी में। दो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांटेड मी टू इम्प्लीमेंट विद इन अ डिकेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्होंने चाहा था, वांटेड मी इम्प्लीमेंटेड विद इन अ डिकेड, तो उन्होंने तो चाहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने चाहा था कि 10 साल के अंदर अंदर, डिकेड को ही 10 साल बोलते हैं। ठीक, ये आपको क्वेश्चन का आंसर यही मिल गया। वैसे तो खुद जिसने ट्राई किया होगा अच्छी बात है। ठीक, तो दो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांटेड मी टू इम्प्लीमेंट विद इन अ डिकेड, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने चाहता था कि मेरे को तो एक 10 साल के अंदर अंदर ही मुझे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए आफ्टर इंडिपेंडेंस। दिस डजंट डिड नॉट हैपन, लेकिन ये हो नहीं पाया। लिविंग काउंटलेस चिल्ड्रन विदाउट एक्सेस टू एजुकेशन, बहुत सारे बच्चों को हमने ऐसा छोड़ दिया जो बिना एजुकेशन के रहे। इन द अर्ली 1990s में अगर देखा जाए तो someone argue in a court that I was inherently पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैं जो हूँ वो तो फंडामेंटल राइट हूँ। बहुत लोगों ने तो ये भी बोला क्योंकि पढ़ने का हक है या चीजें हैं, ऐसा ऐसा कुछ करके ये होना भी चाहिए, ये भी बोला। समवन आर्ग्यूड दैट इन द कोर्ट दैट इट वाज आई वाज इनहेरेंटली पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नेमली द राइट ऑफ लाइफ, क्योंकि राइट ऑफ लाइफ है, लाइफ में लाइफ मतलब इसी के तहत। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21 है। तो 21 आर्टिकल के तहत बोला गया कि राइट ऑफ लाइफ में तो एजुकेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी लाइफ का, तो इतना तो मिलना ही मिलना चाहिए, तो ये तो देना ही देना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, पार्लियामेंट एक्शन बिगेन सम इयर्स लेटर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द 86th अमेंडमेंट। लेकिन हमारा 2002 में जाके 86th अमेंडमेंट आया था, जिसमें इसने क्या बोला, विच मैंडेटेड, मतलब उस लॉ के अंदर नहीं बेटा, अलग से हमने क्या कर दिया, लॉ बना दिया, ताकि ये चीज हो कि लोग क्या करें, इसको वो करें। ठीक, हम्म, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन द अर्ली, मतलब यहाँ पे फंड जो एक एजुकेशन था इज इम्पोर्टेंट टू लीड अ मीनिंगफुल लाइफ, की एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए क्या होता है, हमारा राइट टू लाइफ जो है वो हमारा दिया गया। ठीक, पार्लियामेंट एक्शन बिगेन सम इयर्स लेटर, मतलब ये मैंने बता दिया कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये आया, जो कि हमारे कौन से आर्टिकल में दिया गया, 21A में दिया गया। दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड द फ्री एंड द कंपलसरी एजुकेशन, की स्टेट जो है उनको क्या होना चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए। किसके तहत? 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। फिर तो ये याद रखना है, ये देखो, अरे ये देखो, अभी स्टार लग नहीं रहा था, बड़ा सा लग गया। तो याद रखना कि 86 अमेंडमेंट हुआ, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ वो कब हुआ, ये ईयर भी याद रखना, 2002 में हुआ। कौन सा आर्टिकल लेके आए? 21A। ठीक है, क्या लेके आए? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, किसको दी जाएगी? 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को दी जाएगी। ठीक है, 6 ईयर लेटर, उसके बाद क्या हुआ, 6 साल बाद, आई वॉज टेबल एज अ बिल इन द राज्यसभा। तो ये बात बोल दी गई, तो ये आरटी की बात तो ये हुई 2009 में। कब हुई है ये? 9 में। एक्ट बना बाद में, लेकिन ये बात आई जो हुई वो कब आ गई, 2002 में ये एक्ट बन के पास हो गया, मतलब ये वाला तो एक्ट बन गया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कर दिया।
लेकिन 2002 के 6 साल बाद मतलब 2008 में क्या हुआ, ये जो बिल आया था ये कब आया, ये हमारे राज्यसभा के अंदर आया। कमिटी स्टडी में थॉरोली एंड सजेस्टेड द मॉडिफिकेशन, तो एक कमिटी बैठी जिसने मेरे को पढ़ा और सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, द मेजर डिबेट कंसर्न फंडिंग न्यू स्कूल्स। बोला गया कि एक मेजर डिबेट क्या है, कंसर्न फंडिंग होनी चाहिए नए नए स्कूल्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, टीचर्स की, फॉर द मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन वुड बी कॉस्टली। ठीक, तो ये बोला कि मेजर डिबेट कंसर्न हुआ कि नया स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स वगैरह जो मतलब होंगे फॉर मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन के लिए, वो तो बहुत ज्यादा ही कॉस्टली हो जाएंगे। बाय 2008 में द एमपी डिटरमाइन इट वाज अ टाइम, लेकिन 2008 तक क्या बोला गया कि ये आफ्टर द 2009 के इलेक्शन के, तो न्यू गवर्नमेंट जब परस्यू हुई तो उन्होंने बोला आई वाज पास इन द लोकसभा, मतलब फिर ये लोकसभा में पास हो गया। इसको फिर जो था हमारे प्रेजेंट का भी असेंट मिल गया। टुडे आई एनेबल द क्राइटेरिया ऑफ द लीगल पाथवे एंड फॉर द चिल्ड्रन टू अटेंड द स्कूल। अब देखो हुआ क्या, मतलब स्टार्टिंग में बना तो था ये वैसे ही, तो पहले ही एक एक्ट बन गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये ऐड हो गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होने के बावजूद भी ग्राउंड रियलिटी पे इतना अच्छे से नहीं आया। 6 साल बाद लोकसभा में पास हुआ, सॉरी 6 साल बाद जो था ये राज्यसभा में पास हुआ। कहाँ पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ। राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में पहले पास हो गया था, उसके बाद जाके फिर इसको क्या हुआ, ये यहाँ पे प्रेजेंट की जो जो हमारे थे उस टाइम पे उनकी एसेंट भी मिल गई। और उसके बाद फिर ये क्या बन गया, ये एक एक्ट बन गया। देखो एक्ट, बिल्स एक्ट बनने के लिए भी ना बेटा यही चाहिए होता है। अगर आप सोचो, अगर कोई भी चीज बिल से अगर एक्ट बनती है, क्या बनती है, एक्ट बनती है, तो बेटा उसमें ना तीन चीज चाहिए होती है। हम्म। हम्म। अगर बिल से कोई चीज एक्ट बनती है तो इसमें क्या होता है, एक तो लोकसभा की परमिशन प्लस, अरे यार ये प्लस है मेरा, ठीक, मैम ये तो आपका फोर जैसा लग रहा है, कुछ उल्टा फोर। राज्यसभा, ये रुपीज नहीं है, राज्यसभा है राज्यसभा, इन दोनों की परमिशन, और तीसरा क्या है आपका, प्रेसिडेंट की असेंट। तो ये लगता है, और जब ये तीनों ही काम हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक बिल से क्या हो जाता है, वो एक्ट में चेंज हो जाता है। तो ये ऐसा हो गया। देखो यहाँ पे दिया है, फ्रॉम बिल टू एक्ट द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन द पार्लियामेंट। होता क्या है, पहले कोई सा भी बिल किसी भी हाउस में, ऐदर मतलब होता है किसी भी हाउस में आ सकता है। जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा से पहले पास हो फिर राज्यसभा से हो, नहीं। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि पहले राज्यसभा से हो फिर लोकसभा से हो, ये भी जरूरी नहीं है। लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी पहले हो सकता है और किसी से बाद में हो सकता है, लेकिन बनने के लिए दोनों में पास होना जरूरी है। तो इंट्रोड्यूस द अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। फिर क्या होता है, बिल को रीड किया जाता है, बिल को पहले समझा जाता है। अब कोई भी चीज नई नहीं आती तो क्या होगा, हमारे पार्लियामेंट को तुरंत थोड़ी पास कर देंगे, वो रीड करेंगे कोई सा भी बिल, ठीक। फिर वो क्या करेंगे, अब मान लो बिल में बहुत सारी टेक्निकल चीजें थी, जैसे हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो इतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होते, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती, हो सकता है या तो होती भी है, या जो मतलब लेकिन फिर भी इतनी उस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है जिससे रिलेटेड हमारा एक्ट आया या चीजें हुई हैं। तो वो क्या करेंगे, वो एक स्टैंडर्ड कमेटी को देते हैं, किसको देते हैं, एक स्टैंडर्ड कमेटी को देते हैं। स्टैंडर्ड कमेटी क्या होती है बेटा, स्टैंडिंग कमेटी ये उस बिल के लिए ही स्पेसिफिकली बनाई गई होती है। जैसे मान लो एजुकेशन का कोई बिल है, तो एजुकेशन से रिगार्डिंग एक कमेटी बनाई जाएगी और वो उस बिल को अच्छे से स्टडी करेगी कि क्या ये सारे ऐसे पैरामीटर जो दिए गए हैं, सारी चीजें जो दी गई हैं, क्या वो सही है या नहीं है। अगर सब कुछ सही होगा तो वो आगे पास होगा, नहीं होगा तो फिर वो रुक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, टेकन ऑफ द कंसिडरेशन एंड द पासिंग, फिर उसकी कंसिडरेशन की जाती है और उसको पास किया जाता है। मतलब उसे देखा जाता है, उसमें जो अच्छी चीजें होती हैं वो रख ली जाती है, अगर कुछ कुछ चीजें चेंज करने वाली होती है तो वो चेंज भी कर देते हैं उसी समय पे। और उसके बाद जाके फिर जो होता है वो देखा जाता है कि क्या उसको करना है क्या नहीं। अब क्लॉज बाय क्लॉज उसके ऊपर क्या होता है, डिस्कशन होता है और अमेंडमेंट्स होते हैं। जो भी चेंजेस अगर करने होते हैं तो उसको हमें क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं अमेंडमेंट्स करते हैं। अमेंडमेंट पे भी वोट होता है कि अच्छा इसमें ये चीज अच्छी नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें ऐसे ऐसे की जाए तो क्या वो ठीक होंगी, और सारे लोग उस पर एग्री हो जाते हैं कि हाँ ठीक होगी, तब जाके उसमें अमेंडमेंट किया जाता है। जब सारी चीजें, जब बिल जो है वो प्रॉपर अपने अकॉर्डिंग हो जाता है, जैसे मान लो एक घर से, मतलब आपको स्टार्टिंग में बताती हूँ, चलो आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक। मान लो आपके घर पे क्या होता है, पिकनिक पे आप जब कभी जा रहे हो, है ना, तो पिकनिक का क्या मेन्यू होगा, कैसे क्या क्या हम पिकनिक पे जाएंगे, तो वो सब कुछ क्या होता है, पहले प्रॉपर चार्ट बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस होता है, मम्मी या पापा के द्वारा, किसी के द्वारा इंट्रोड्यूस होता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मम्मी मम्मी करेंगे, जरूरी नहीं है सिर्फ पापा पापा करेंगे, दोनों में से कोई भी कर सकता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, अगर जिसने भी कर लिया उसके बाद वो अपना वो आइडिया लेके आते हैं कि इधर जाना है घूमने, तो रीडिंग द बिल, यहाँ पे यही है कि रीडिंग होती है यहाँ पे बिल की। जैसे आपके घर में अगर मम्मी ने पापा को, मतलब मम्मी ने बताया तो पापा के सामने डिस्कशन होगी, पापा के सामने, ये जो भी है, ये जिस भी हाउस में हो रहा
होगा उसी हाउस में डिस्कशन होगा। डिस्कशन होने के बाद क्या करेंगे, वो एक स्टैंडर्ड कमेटी के पास भेजेंगे, मतलब वो स्टैंडर्ड कमेटी मान लो आप हो, छोटे छोटे बच्चे हमारे, उनसे पूछेंगे कि बेटा आपका कोई टेस्ट तो नहीं है, स्कूल तो नहीं है, ये तो नहीं है, मतलब हम छुट्टी कर सकते हैं या नहीं, इस तरीके से चीज। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं हम चल सकते हैं, या कुछ भी आपने अपनी कंसिडरेशन दे दी। अब उस बिल के ऊपर अच्छे से डिस्कशन होगा, अच्छा हम इधर जाएंगे घूमने तो हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। अब उसमें कुछ भी चीजें चेंजेस होंगी तो वो भी उसी टाइम पे करवा देंगे कि हाँ ये चीजें चेंजेस करनी चाहिए। उसके बाद उस पर क्या होगा बेटा, वोट होगा, क्या होगा, वोट ऑन द बिल होगा। वोट ऑन द बिल के बाद क्या है, प्रोसेस रिपीटेड इन द अदर हाउस, कि वो जो प्रोसेस है यही प्रोसेस, मतलब जो ये है 1 2 3 4 5 6, ये जो चीज है, ये सेम चीज क्या है, मतलब ये जो पांच 1 2 3 4 5, मतलब ये तो इंट्रोड्यूस करने वाली बात है, ये पांचों चीज जो है दूसरे हाउस में भी होगी। अगर यहाँ पे लोकसभा में हुई हुई थी तो ये सेम चीज रीडिंग द बिल, स्टैंडिंग कमेटी को देना, फिर कंसिडरेशन करना, फिर डिस्कशन करना, फिर उसमें अमेंडमेंट करना, फिर वोट करना, ये सारी चीजें फिर उस सेकंड वाले हाउस में होगी। ठीक, तो इस तरीके से है। उसके बाद क्या है, प्रोसेस रिपीटेड होगा इन अदर अदर हाउस। अब जब दोनों ही हाउस में पास हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा, तो आपकी क्या मिल जाएगी, प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाएगी। जब प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है तो बेटा उसको ना फिर लिख दिया जाता है, तो लिखा जाता है तो किसमें लिखा जाता है, गैजेटेड नोटिफिकेशन में लिख दिया जाता है। होता है ना, आपका जब पूरा पिकनिक फाइनल हो जाती है तो फिर आप भी बहुत मतलब अपने ऊपर भी, जैसे मम्मी पापा ने अगर अपनी पिकनिक फाइनल कर ली, तो उसके बाद वो अपने प्रेसिडेंट से, हो सकता है वो प्रेसिडेंट आपके घर में आपके दादाजी हों, दादी जी हों, उनसे पूछी जाती है, तो अगर प्रेसिडेंट ने भी असेंट दे दी तो वो बोलते हैं ठीक है चलो भैया घूमने चल सकते हैं। तो गैजेट में लिख दिया जाता है कि हाँ भैया हम पिकनिक पे जा रहे हैं। तो इस तरीके से, और इन शॉर्ट अगर ये 9 प्रोसेस इन केस कभी याद ना रहे या कुछ भी है, मोटा मोटा तो आप पहले याद ही रखना कि हमेशा कोई भी बिल जो होता है पास होता है राज्यसभा में और लोकसभा में, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, और इसके बाद आपका प्रेसिडेंट। ठीक, ये 3 प्रोसेस होता है, और उसके अंदर अंदर क्या प्रोसेस होता है वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखो स्टैंडिंग कमेटी की डेफिनेशन भी दे रखी थी कि इट इज अ परमानेंट कमेटी है, इसमें होते क्या है, हमारे एमपी होते हैं। द एमपीज में चेंज बट द कमिटी और द स्ट्रक्चर रिमेन्स। हाँ, तो हो सकता है मान लो जैसे एजुकेशन के रिगार्डिंग बनाई, तो हो सकता है ये जो जिनको नॉलेज है एजुकेशन से रिगार्डिंग वो वाले एमपीज थे। अगर मान लो कि इसमें जो एजुकेशन वाले, मतलब अगर मान लो कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड बनाई, तो हो सकता है सबको तो स्पोर्ट्स की नॉलेज नहीं होगी, तो इनमें से एक दो ले लिया, और बाकी जो पार्लियामेंट है उनमें से ले लिया। तो इस तरीके लोग, तो यही एक, तो एमपी में चेंज बट कमेटी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। डेट स्क्रूटनाइज द गवर्नमेंट एक्टिविटी, जो जिसका काम क्या होगा, स्क्रूटनाइज करना, चेक करना। क्या चेक करेगी, scrutinize the government activities, वो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज देखेगी, एंड मेक्स द रिकमेंडेशन एंड आस्क द क्वेश्चन ऑन टेकन ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो क्या करेगी, डेट स्क्रूटनाइज द गवर्नमेंट एक्टिविटीज को चेक करेंगी कि हाँ जो भी जो बिल विल आया है या जो भी चीजें हैं, क्या वो सब कुछ सही है, उसको चेक करने का काम करेगी ये। ठीक, अगर उसमें कुछ भी कमी होगी तो उसमें क्या करेंगे, रिकमेंडेशंस देंगे। जैसे आपकी ट्रिप में भी मान लो आपके पेरेंट्स को नहीं पता कोई नई चीज या कुछ भी है, हो सकता है आपको ज्यादा नॉलेज हो, है ना, किसी चीज के बारे में, है ना। अब आजकल तो आप अच्छे बच्चों की तरह पढ़ रहे हो, एसएससी भी इतना डिटेल में पढ़ रहे हो सकता है आपको ज्यादा नॉलेज हो गई हो। आपने क्या किया, आप रिकमेंडेशन दे रहे हो, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे जो कमेटी है वो रिकमेंडेशन देती है। एंड आज द क्वेश्चन ऑन एक्शन, और वो बताती भी है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसको फिर गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिया जाता है, अगर उनको लगता है कि हाँ ये चीज सही है, वैलिड पॉइंट है। जैसे आपके घर में भी तो यही होता है, अगर आपके मम्मी पापा को लगता है कि आपका जो आप ये जो कर रहे हो वो अगर सही है, अरे अरे हम्म, तो वो क्या करते हैं, तो वो आपसे आपके रिकमेंडेशन को मानते हैं, ठीक वैसे ही। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे एकदम थोड़ा डिटेल में बताया इसी चीज को, कि रीडिंग मतलब वही होता है कि द ओरिजिन जो था इसका हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया था। मैंने आपको बताया था ना कि पार्लियामेंट जब हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमें बहुत सारे देशों की बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी लगी थी, तो हमने बहुत सारे अलग अलग देशों से बहुत बहुत छोटी छोटी जो जो चीजें हमें अच्छी लगी थी वो हमने लिया था। तो जो ओरिजिन था हमारा ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का था, जो रीडिंग वाला था। क्योंकि मैंने ये अरे रीडिंग क्यों करते थे, रीडिंग मतलब होता था पढ़ के सुनाना, क्योंकि ये क्यों था ये प्रोसेस, वो भी इसने बताया, क्योंकि मैनी एमपी जो होते थे वो इलिटरेट होते थे। इलिटरेट मतलब होता है जो अनपढ़ होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है। क्योंकि पहले का टाइम है, तो पहले के टाइम पे तो सारे लोग पढ़े लिखे होते भी नहीं थे, लेकिन समझने की शक्ति तो सब में थी। इसीलिए पढ़ने की जो प्रक्रिया थी, इसलिए इसका नाम क्या था, रीडिंग था। क्या था, रीडिंग था। ठीक, तो वो इसने बताया क्योंकि बहुत सारे एमपी जो थे वो इलिटरेट थे। सो अ क्लर्क जो होता था वो क्या करता था, हमेशा रीड आउट करता था द कंटेंट ऑफ द बिल फॉर द एमपीज के लिए, ताकि उस पर वो क्या कर सके, डिस्कशन कर सके। आज के एमपी जो है वो रीड कर लेते हैं बिल को बिफोर द डिस्कशन टेक प्लेस। हाँ, पहले के टाइम पे तो रीडिंग होती थी, आज के टाइम पे तो वो खुद ही पढ़ लेते हैं। फिर क्या होता है, क्लॉज। क्लॉज मतलब क्या होता है बेटा, पार्ट ऑफ द बिल। मान लो जैसे अगर इतना बड़ा बिल बनता है, अब देखो बिल में क्या होता है, जैसे मान लो आपका बुक है ना, बुक है आपकी, तो बुक में क्या होता है, बुक में चैप्टर होते हैं, चैप्टर 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 डिस्क वो होते हैं, और चैप्टर के अंदर भी आपके छोटे छोटे वो होते हैं, पॉइंटर होते हैं, जैसे हेड होते हैं। जैसे ये हमारा एक नया हेड है ना,
ये आपका एक नया हेड है। तो ये क्या होता है, ये आपके क्लॉज होते हैं। तो मतलब ये एक तरह के कैमरा सब पॉइंट्स है, तो इसी को हम क्लॉज बोल रहे हैं कि जो बिल आता है उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉज। लेट एक्सप्लेन द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द बिल, जो क्या करते हैं, स्पेसिफिक डिटेल्स बताते हैं। सब आपको इस चैप्टर के बारे में स्पेसिफिक चीजें जाननी हो तो आप इसके हेड के थ्रू जान लोगे चीजें। सारा पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, मान लो आपको एक ही टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप उस टॉपिक के थ्रू डाल सकते हो। तो ये चीज है। आरटी डिफाइंस द एज ग्रुप टू विच इट अप्लाइज। हाँ, तो आरटी जो है वो क्या करती है, वो डिफाइंस करती है द एज ग्रुप टू विच इट अप्लाइज, कि किस पे वो अप्लाई होगा। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे ये था कि जो पार्ट ऑफ द बिल था इसमें स्पेसिफिक डिटेल्स लिखी हुई थी, और आरटी जो हमारा एक्ट, क्योंकि उसी एक्ट का एग्जांपल बता रहे हैं, उसने फिर डिफाइन किया था कि किस एज ग्रुप पे जो है हमारा ये चीज जो है वो अप्लाई होगी। 6 to 14 ईयर्स तक। फिर क्या है गैजेट। गैजेट में क्या है, ये एक ऑफिशियल गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है। क्या है, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है दैट अनाउंस, जिसने क्या अनाउंस किया है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन क्या है ये। तो मैंने आपको बताया ना कि देखो, पहले आपका रीडिंग हो गई, फिर क्लॉज भी बता दिया, और गैजेट। गैजेट मतलब वो होता है कि ऑफिशियल, मतलब जैसे कोई भी चीज अगर ऑफिशियल हो जाती है तो वो अलग से गैजेट में लिखी जाती है। वो होता क्या है, वो गवर्नमेंट का पब्लिकेशन होता है जिसमें अनाउंस किया जाता है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट है, ये नया एक्ट आ गया, ये चीज आ गई, है ना। जैसे अगर नहीं होगा, अगर ये सब नहीं पता चलेगा तो हम तो पुरानी चीजों के ऊपर चलते रहेंगे, लेकिन कुछ नया कानून बन गया तो लोगों को पता भी होना चाहिए, इसलिए उसको गैजेट में डाल दिया जाता है, जो कि एक तरह की गवर्नमेंट की पब्लिकेशन होती है, पब्लिश करने का एक तरीका। ठीक। अब क्या है, ड्रॉ। हाँ, ये तो एक्सप्लोर वाला है कि आपको बताना है कि प्रोसेस कैसे, हाउ टू आरटीआई बिकम एन एक्ट। ठीक। आपको क्या लगता है कि वो लोकसभा में गया था या नहीं गया था। डोंट मिस आउट। अब इसमें क्या, सम टाइप्स ऑफ बिल हैव टू बी टेबल इन ओनली इन द लोकसभा। हाँ, अब देखो, अभी हमने पढ़ा कि हमारा कोई भी बिल जो आएगा वो हमारा लोकसभा से भी और राज्यसभा से, दोनों से पास होगा, और फिर उसके बाद जाएगा हमारा प्रेसिडेंट से पास होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि लोकसभा में पहले हो या राज्यसभा में पहले हो, ऐसा तो हमने कुछ जरूरी भी नहीं पढ़ा। लेकिन कुछ बिल ऐसा होता है, लेकिन जो कुछ टाइप के बिल है ना, सम टाइप्स ऑफ बिल हैव टू टेबल्ड ओनली इन द लोकसभा। तो वो क्या होता है, लोकसभा के अंदर जो होता है वो टेबल्ड होता है। ठीक है। वन एग्जाम्पल इज अ मनी बिल। कुछ अगर एक एग्जाम्पल देखेंगे तो वो मनी बिल है। ठीक है। मनी बिल जो होता है बेटा, पहले हमेशा क्या होता है, सिर्फ लोकसभा में ही जाता है। कहाँ जाता है सबसे पहले, वो लोकसभा में जाता है। वो राज्यसभा में पहले नहीं जाता, लोकसभा में जाता है। उसका रीजन भी होता है, क्योंकि देखो, मनी का मतलब क्या है, पैसे। पैसे से रिलेटेड बात हो रही है, तो पैसे जिसने दिए हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव का हक होना चाहिए ना उसके ऊपर कानून बनाने का या चीजें होने का। मतलब मैम क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आया हमें। देखो, मान लो आप, हाँ, चलो एक और एग्जांपल याद आ गया। जब भी आप वहां जाते हो, क्या बोलते हैं, अपनी नानी के यहाँ जाते हो या दादी के यहाँ जाते हो, तो क्या होता है, जब आप वहां से वापस आ रहे होते हो ना, तो उसमें आपको पैसे मिलते हैं आपके खर्चे के लिए, है ना, थोड़े से, मतलब नानी के यहाँ से या दादी के यहाँ से या मासी के यहाँ से, बुआ के यहाँ से थोड़े थोड़े पैसे देते हैं बच्चे को, कि अरे बच्चे चीज खा लेना, अरे बच्चे चीज खा लेना, 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, है ना, 100 रुपए, इस तरीके से ऐसे मिलते थे पैसे। अब क्या होता है बेटा, ये जो पैसे मिलते हैं इससे आपको क्या होता है, खुशी मिलती है। और जब मम्मी बोलती है कि लाओ मुझे दे दो, मैं कर दूंगी, तो आप बोलते हो नहीं नहीं। आप कभी कभी तो दे देते हो, और कभी कभी क्या होता है, अपने पास रख लेते हो, या मतलब आप बोलते हो कि मम्मी मेरे उसके अकॉर्डिंग खर्च करो या इसके अकॉर्डिंग खर्च करो, मेरे इस पे खर्च कर देना, इस तरीके से। अब आप, क्योंकि वो आप क्या बोलते हो, आपके पैसे हैं, क्या बोलते हो आप, मेरे पैसे हैं, ये मेरे पैसे, मम्मी मेरे वो वाले पैसे कहाँ गए, ऐसा। तो दिस इज कॉल्ड द मनी बिल। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको मनी बिल का, तो हमारा मनी बिल में क्या होता है कि ये जो लोकसभा है, लोकसभा में मैंने बताया था कि जो हम, हमारे जो पर्सन है ना, मतलब हम जो लोग हैं, हम 18 साल से ऊपर के हो गए तो हम क्या करेंगे, वोट डालेंगे। वोट डालेंगे तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कहाँ बैठेंगे, लोकसभा में बैठेंगे। लोकसभा में बैठेंगे, और जो टैक्स दे रहा है वो भी कौन दे रहा है, हम ही दे रहे हैं। टैक्स भी हम ही दे रहे हैं, हम ही ने उन पर्सन को अपॉइंट किया है। इसीलिए हम ही पैसे दे रहे हैं और हम ही टैक्स दे रहे हैं, है ना। टैक्स भी हम ही दे रहे हैं, मतलब पैसे भी हम ही दे रहे हैं, और लोगों को भी हम ही ने चुना है। इसीलिए लोकसभा की जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैसों के ऊपर, rather देन राज्यसभा की। ठीक, क्योंकि राज्यसभा में क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, स्टेट के अंदर अंदर से जा रहे होते हैं। इसलिए मनी बिल को पास करने का जो जो इसका पीछे जो कारण होता है, वो इसीलिए किसके पास होता है, लोकसभा के पास होता है। तो वही है, वन एग्जाम्पल इज अ मनी बिल दैट इज कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर्स में देखते हैं, इंक्लूडिंग द टैक्सेशन, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स, की गवर्नमेंट को क्या बोरो करना है, तो इस तरह के जो बिल होते हैं वो होते हैं मनी बिल, पैसे से रिलेटेड है, टैक्सेशन और ये सब चीजें। तो ये एसेंशियल होता है एक ड्राफ्ट लॉ। इट इज एसेंशियल टू ड्राफ्ट अ लॉ दैट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा में होता है। हाउएवर जो इंट्रोडक्शन होता है वो प्रायर रिकमेंडेशन से होता है। देखो, अब कभी भी पैसों से रिलेटेड बात होती है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर के लोगों से बात कर लेते हैं ये चीजें। तो इसमें क्या है ना, पहले से ही प्रेसिडेंट से पूछ के ही लाया जाता है ये बिल, ताकि प्रेसिडेंट जी जो है वो बाद में मना ना करें या चीजें, क्योंकि भाई देखो, पूरा
पैसों से रिलेटेड पूरी प्लानिंग हो जाती है कि ऐसे क्या खर्चा करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो पहले ही प्रेज़िडेंट से पूछा जाता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि प्रायर रिकमेंडेशन से आता है, लेकिन आता कहाँ पे? सिर्फ़ और सिर्फ़ लोकसभा में आता है। याद रखना, नेक्स्ट क्लास में पूछूँगी मैं, ठीक? आ जाओ। फिर है आपका एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या था, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है आर पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है और जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या है, हमारे पार्ट है हमारे यूनियन के एग्जीक्यूटिव का। ठीक है। प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग द लॉज एंड ओवरसीइंग द इफेक्टिव रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब हमारा सेकंड पार्ट खत्म हो गया कि लॉ मेकिंग में कैसे क्या क्या होता था। ठीक, समझ में आ गया ना सबको? ये रहा। मैंने बता दिया कि हाँ लॉ कैसे बनाते थे, आरटीई में कैसे क्या काम होता था, हमारा क्या आरटीई कैसे बना था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या था, ये उसका पूरा प्रोसेस क्या था, रीडिंग क्या था, क्लॉज क्या था और गैजेट क्या था। हमने ये भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी बेटा क्या होती है? ठीक। अब है एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी। हम्म, 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 द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर द पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये क्या होता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। हुँ, ठीक। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है, वो क्या होते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ को अप्लाई करेंगे। क्योंकि आपके लेजिस्लेचर का क्या काम था? लॉ को बना देना। अब लॉ को एक्चुअल में अप्लाई करना लोगों के ऊपर, लोगों को बेनिफिट देना उस चीज़ का। दिस इज़ द वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव। किसका काम होता है ये? एग्जीक्यूटिव का। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग द एंड ओवरसीइंग द इफेक्टिव रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इनके अगर हम बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो पार्ट थे हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में, जिनका काम क्या होता है? इम्प्लीमेंट करना और एनफोर्स करना। ये दोनों एक ही मतलब, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, एनफोर्स मतलब भी लागू करना। एंड ओवरसीइंग मतलब उसके ऊपर नजर रखना। क्या करना? नजर। ठीक। टेक डिसीजन रिगार्डिंग द डे टू डे फंक्शन और डिसीजन डिसीजन लेना डे टू डे फंक्शन से रिगार्डिंग of the government based on the principles laid out in the constitution and its laws। ठीक। आंसर बट लोकसभा में अगर देखा जाएगा थ्रू द मैकेनिज्म लाइक द क्वेश्चन आर। हाँ, अब क्या तरीके हैं कि हमारे एग्जीक्यूटिव जो है ये सारे काम करते हैं, अकाउंटेबिलिटी चेक करते हैं चीजें। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जवाबदेही। जैसे मम्मी ने, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था शायद लास्ट वीडियो में, कि अगर मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए हैं तो मम्मी आपसे पूछेंगी कि हाँ बेटा क्या क्या लेके आए। आप बोलोगे मम्मी 20 रुपए का मैं ये क्या बोलते हैं दही लेके आया, 30 रुपए की दूध लेके आया। तो ऐसे करके क्या है, आप मम्मी को बताओगे कि मम्मी मैंने 100 रुपए में ये ऐसे खर्च किया। तो मम्मी क्या है, आपसे पूछने के लिए क्या है, अगर आप मम्मी के प्रति क्या हो, अकाउंटेबल हो। ठीक है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन्हें बताओ। तो ठीक ऐसे ही हमारे जो ये है मतलब आंसरेबल टू हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं इनका, क्योंकि ये लागू कर रहे हैं तो ये प्रॉपर जो होते हैं वो मतलब इनसे लोकसभा वाले पूछ सकते हैं, या जो चीजें हैं कि हाँ कैसे लॉ को जो है वो लागू किया गया है, क्या सब कुछ सही है कि नहीं है। तो इस तरीके से चीजें आंसरेबल होते हैं। जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो हमारे किसके प्रति आंसरेबल होते हैं? लोकसभा के प्रति। ठीक है। और कैसे होते हैं? जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इन सबको आंसर देना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आर, क्वेश्चन आर में क्या होता है? सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा आपने इस काम को कैसे किया, कैसे हुआ, ऐसा। विच रिक्वायर मिनिस्टर टू जस्टिफाई देयर एक्शन एंड डिसीजन। जो जिसमें रिक्वायर होता है मिनिस्टर्स की जस्टिफाई करने में एक्शन एंड डिसीजन। द क्वेश्चन आर इन द लोकसभा इज अ सेलेक्ट पीरियड। जो क्वेश्चन आर है हमारा लोकसभा में, वो क्या है? एक सेलेक्ट पीरियड है। टिपिकली द फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट्री सेशन वेयर द एमपीज कैन आस्क द मिनिस्टर्स क्वेश्चन अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज। हाँ, तो क्वेश्चन आवर जो होता है हमारे लोकसभा में इज अ सेलेक्ट पीरियड है। टिपिकली द फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट्री सेशन। इसे फर्स्ट आवर जो होता है, जैसे मान लो आपकी क्लास में पीरियड लगते हैं ना, है ना, ये आपका पूरा टाइम टेबल ऐसा होता है। मैं इतना पतला तो नहीं होता। ऐसा यहाँ तो मैं सब्जेक्ट वो बता रही थी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, है ना, ऐसा होता है। फिर यहाँ पे आपके 7 से 8 पीरियड लगते हैं, अगर आधे आधे घंटे के होते हैं या 45 मिनट्स के। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे हमारा क्वेश्चन आर भी होता है। जैसे पूरा एक दिन में इनका सेशन लगता है, एक दिन में सबसे पहला वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आर ही बोलते हैं। उसने वही बोला। द क्वेश्चन आर इन द लोकसभा इज सेलेक्ट पीरियड द फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट्री सेशन। जब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है तो पहला घंटा ही जो होता है वो क्वेश्चन आर का होता है। पहले जाके क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, अच्छा आपने ऐसा क्यों किया, ये क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। वेयर द एमपी कैन आस्क, जहाँ पे जो एमपी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट है, आस्क कर सकते हैं मिनिस्टर को, आस्क कैन आस्क द मिनिस्टर्स क्वेश्चंस अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द एक्टिविटी। इट इज द प्रोसेस ऑफ द पार्लियामेंट दैट होल्ड्स द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। तो ये एक प्रोसेस होता है हमारे पार्लियामेंट का, जिससे हमारे ये पता चलता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो कितना क्या अकाउंटेबल है। इट मस्ट जस्टिफाई ऑल एक्शन एंड डिसीजन। तो जस्टिफाई भी करता है कि कैसे ऑल एक्शंस और क्या डिसीजन है। स्पेशल कमिटी ऑल्सो होल्ड द मीटिंग्स वेयर द मिनिस्टर्स हैव टू एक्सप्लेन एंड आंसर द क्वेश्चन।
तो यहाँ पे स्पेशल कमिटी भी बना दी जाती है अलग से, जो होल्ड करती है मीटिंग्स, जहाँ पे मिनिस्टर्स जो है हैव टू एक्सप्लेन एंड आंसर क्वेश्चन, जहाँ पे उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है और आंसर करना पड़ता है क्वेश्चंस का अबाउट देयर पॉलिसीज। दिस कमिटीज में इंक्लूड द एमपीज, जिसमें हमारे एमपीज होते हैं फ्रॉम द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से। ठीक। तो ये चीज है। तो यहाँ पे यही है कि वो उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ था, ऐसा। और स्पेशल कमेटी भी बना देते हैं, जहाँ पे मिनिस्टर जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करना ही पड़ता है और आंसर करना ही पड़ता है, जो भी पॉलिसीज के रिगार्डिंग उन्होंने कोई भी स्टेप्स लिया था या नहीं लिया था। तो दिस कमिटी में इंक्लूड, और इस जो कमिटीज होती है स्पेशल कमेटी में, हमारे एमपी जो होते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से, वो इसके मेंबर होते हैं। ठीक। ये अब जो है हमारे पार्लियामेंट इज नॉट ऑलवेज द फॉर्मल एंड द सीरियस। जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो हमेशा फॉर्मल और सीरियस नहीं होती। समटाइम द एटमॉस्फेयर सेट थ्रू द पोएट्री एंड द ह्यूमर। कभी कभी क्या होता है ना, देखो हमेशा सीरियस, अब जैसे हम हैं, हम भी तो हमेशा ऐसे सीरियस मोड में पढ़ाई नहीं कर सकते। कभी कभी तो हम फनी वे में पढ़ाई करते हैं। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरी मेरी बच्ची, ऐसे, है ना। तो क्या है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम? ये हम पढ़ रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हमारी पोइट्री में भी और ह्यूमर में भी पढ़ाई जाती है। ह्यूमर मतलब हंसा हंसा की। ठीक है। तो ये, तो यहाँ पे भी इसने बताया, जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया था, वर्ड्स इन द पार्लियामेंट, कि वाइल द प्रेजेंटिंग द, जब यूनियन बजट पेश हो रहा था हमारा 1 फरवरी 2025 में, तो जो हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमन जो थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वर्ड्स लिया था फ्रॉम द तिरुकुरल करके, एक जो बुक थी उनसे। ये है क्या, एक एशियन इंडियन ट्रिटाइज है जो तमिल में है, जो एथिक्स और मोरालिटी पे है। तो उन्होंने क्या बताया था, वनुकी वल्लुम उलाकेल्यम मनावम कोवालुनोक्की वलुम कुड्डी। हो सकता है मेरी कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई, उसके लिए पहले ही माफी चाहती हूँ। इसका मतलब क्या है, जस्ट एज लिविंग बीइंग्स लाइफ एक्सपेक्टिंग रेन्स, जैसे हम एक इंसान हैं, और वो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, रेन्स, बारिश आ जाए। लेकिन सिटीजन जो है लाइफ एक्सपेक्टिंग गुड गवर्नेंस, उसी तरीके से जो हमारे सिटीजन है, हमारे जनता जो है, क्या सोचते हैं कि गुड गवर्नेंस हो, हमारी सरकार जो हो अच्छी हो। ऑन हियरिंग दिस देयर वाज एंथुसियास्टिक थंपिंग ऑफ डेस्क फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेस। कि हाँ चलो आपको एक और चीज बताते हो। इसका मतलब ये क्या बता रहे हैं, देखो आपको जब आपको कुछ चीज अच्छी लगती है तो आप क्या करते हो, क्लैपिंग। क्लैपिंग करते हो ना क्लास में, जब मैम बोलती है अगर कुछ बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया होता है, कोई फर्स्ट आ गया होता है या किसी की बात अच्छी लगती है, हम क्लैपिंग करते हैं, वाह भाई वाह, क्या काम किया है तुमने, ऐसा करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जब पार्लियामेंट में जब कोई चीज अच्छी लगती है तो दे आर, मतलब जो ये मतलब जो वो करते हैं, ऐसे वाली क्लैपिंग नहीं करते, वो अपने डेस्क जो होता है ना उसको ऐसे थम, ये मैं डेस्क को कर रही हूँ अपने, उसको थम ऐसे मतलब बजा रहे होते हैं, जैसे आप अपनी क्लास में शोर मचाते हो ना, फिर प्रिंसिपल मैम आ जाती है आपकी क्लास में डिस्कशन करने, है ना, उस तरीके की चीज है। एक और यहाँ पे ह्यूमर का एग्जांपल दिखाया था, ये देखो, ह्यूमर इन द पार्लियामेंट, कि इन 2011 में ड्यूरिंग द स्पिरिटेड डिबेट इन द लोकसभा, पार्लियामेंटेरियन सुषमा स्वराज कोटेड अ पोएटिक वर्स, कि जो हमारी सुषमा स्वराज मैडम जो थी, उन्होंने क्या किया था, एक पोएटिक वर्स मारा था क्रिटिसाइज करने के लिए गवर्नमेंट को। तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बात ही काफिला क्यों लूटा, ये बता कि, अच्छा ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रह जानों से गिला नहीं, हमें रह जानों, रहा जनों से, सॉरी, हमें रहा जनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ठीक है, तेरी राहबरी का सवाल है। डोंट चेंज द टॉपिक, जस्ट से वाई द कार्वर वॉज लूटेड। टॉपिक चेंज मत करो, बस ये बता दो कारवा को लूटा ही क्यों गया। वी हैव नो कंप्लेंट विद द रॉबर्स, कि हमें जो ये जो जो चोर थे वो जो चोरी करके लगे, हमको उनसे कोई कंप्लेंट नहीं है। बट दिस इज अ क्वेश्चन ऑन योर लीडरशिप, ये हमारी लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन है कि आपने कैसे लीडरशिप दिखाई अपनी। तो इन रिस्पॉन्स में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे ये थे मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने क्या कामली रिप्लाई किया, विद अ पोएटिक लाइन से ही, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी डीड के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। हम्म, कि आई एडमिट दैट आई एम नॉट वर्थी ऑफ योर साइड, कि मैं तुम्हारी नजरों के काबिल नहीं हूँ। आई एडमिट दैट आई एम नॉट वर्थी ऑफ योर साइड, कि तुम मुझे देखो इतना काबिल नहीं हूँ। यू शुड लुक एट माई जील, मतलब तुम मेरा एक वो देखो, शौक देखो, ये चीज प्रिजर्वेंस देखो, कि मैं तुम्हारा कितना कब से इंतजार कर रहा हूँ। तो ये क्या है, एक ऐसे जो कभी आपने अगर डिबेट सुनी हो ना, कभी ऐसे टीवी पे ना, कभी न्यूज चला के देखना, जब कभी डिस्कशन हो रही हो, उस टाइम पर ये डिस्कशन बड़ी डिस्कशन में पोएटिक लाइंस, जैसे कविताओं में, या जो नॉर्मली कविताओं का भी जो सम्मेलन होता है उसमें भी क्या होता है, जो जैसे एक डांस में भी होता है ना, कंपटीशन होता है, दो लोग इधर परफॉर्म कर रहे हैं, फिर इधर कर रहे हैं, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे जुगलबंदी, हाँ जुगलबंदी, ऐसे हमारा इसमें भी होता है।
जो पार्लियामेंट होता है, कभी इसने एक लाइन बोली, फिर उसने अपने कटाक्ष में दूसरी लाइन बोली, फिर तीसरे ने तीसरी लाइन बोली। इस तरीके से चीजें चल रही है यहाँ पे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो मुझे पता है आप बोर हो जाओगे, है ना। आगे बाकी का जो है हम यहाँ से कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या करना है सारे बच्चों को पता है ना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है कि मैं अब ये सारी वीडियोस हिंदी में भी बना रही हूँ। अगर किसी बच्चे को हिंदी मीडियम का है कोई बच्चा, अगर आपकी पहचान में कोई बच्चे हिंदी मीडियम का, जैसे आप तो इंग्लिश में आप बोलोगे कि हमने तो पढ़ लिया, हम तो इंग्लिश मीडियम के थे, लेकिन अगर कोई बच्चा जो है वो हिंदी मीडियम का, तो कृपया करके आप उनसे शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से हमेशा बढ़ती है। समझ में आ गई? इसलिए आप अपनी नॉलेज अगर आप खुद नहीं पढ़ा सकते तो आप मुझे शेयर कर दो, मेरा ये चैनल शेयर कर दो। और इससे एक फायदा भी होगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, जब नए नए छोटे छोटे बच्चे, छोटे जो बच्चे हैं जो सब्सक्राइबर बनेंगे मेरे, ताकि वो मुझे मेरी वीडियो देखेंगे तो मुझे पता चलेगा मुझे इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, तो मैं और मोटिवेशन से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। और डीपीएसपी पे और फंडामेंटल राइट्स पे अगर वीडियो बनानी है सेपरेट, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना। ठीक, तभी बनाऊंगी मैं। ठीक है, बाय बाय।